अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट अदील मंसूर और हम आज लाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अमेरिका में इस वक्त कोविड-19 की क्या सिचुएशन है, वहाँ क्या वैक्सीनेशन चल रही है और इस वक्त आवाम में क्या इंटरेस्ट पाया जा रहा है वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमर खान मौजूद हैं जो पेंसिल्वेनिया से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच अदिल भाई। ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि हम लोगों के साथ इस अहम टॉपिक के ऊपर मौजू के ऊपर हम कुछ बातचीत करें। थैंक यू। अब हमारा पहला सवाल ये है, इस वक्त अमेरिका में कोविड-19 की क्या सिचुएशन है? अदिल भाई, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है क्योंकि अमेरिका एक उन मुल्कों में से है जहां कोविड-19 ने बहुत ही इसको असरअंदाज किया है। और ना ही मुआशी तौर पे लेकिन सेहत के बिना पे भी काफी इस पे असरअंदाज किया है। तो आजकल वैक्सीन और कोरोना वायरस का जो सिलसिला आजकल है, कोरोना वायरस काफी उरूज पे था पिछले 1-2 महीने पहले। अब थोड़ा सा काफी बेहतर हो गया है। वैक्सीनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 30 से ज्यादा मिलियन लोगों में वैक्सीन लग चुका है। पहले यहाँ शुरू किया था कि वैक्सीनेशन सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन्होंने दी थी। फिर अब ये जनरल पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं। जनरल पॉपुलेशन से मुराद ये है कि पहले उन्होंने शुरू किया कि 70 से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये हर स्टेट में मुख्तलिफ है। मेरे स्टेट में 75 ईयर्स एंड ओल्डर में वैक्सीन लग रहा है। किसी और स्टेट में 80 साल लोगों की उम्र और उससे ज्यादा उम्र की लोगों को लग रहा है। ऐसा ऐसा ये वैक्सीनेशन ये छोटी उम्र के लोगों तक ये भी मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पब्लिक में एक बहुत ये कंट्रोवर्शियल बन चुका है कोविड-19 के, इसके कुछ अजाइम हैं और ये एक साजिशी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी लोग लेते हैं। आप तो इतनी प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, तो आपकी इल्म में क्या क्या केसेस आए हैं? क्या ये वाकई में एक सीरियस प्रॉब्लम है या लोग इसे पाकिस्तान में तो अब तक मजाक समझ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है जब सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी जब कोरोना गई तो लोगों ने इसको वाकई में केयर नहीं किया। तो अमेरिका में भी क्या यही माइंड सेट है? लेकिन उसके बारे में आवाम का क्या रद्द अमल है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटिक्स में इतना नहीं घुसूं। ऑलराइट। लेकिन अमेरिका के अंदर दो किस्म के कैंप्स हैं। जैसे कि आपने बात की कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसकी हिमायत करते हैं और कुछ लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो अमेरिका में एक ट्रंप के सपोर्टर्स थे और अमेरिका में दूसरे साइड पे डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स थे। ट्रंप, जाहिर सी बात है, वो एक गवर्नमेंट के सरबराह और अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से शायद मेरी नजर में कोशिश की कि लोगों को सुकून में रखें और लोगों को बिल्कुल ही एंजाइटी का शिकार होने से बचाएं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो बुरा किया था वो ये बुरा किया था कि उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की थी कि ये मसला है नहीं। फिर जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके सपोर्टर उन्होंने कोरोना वायरस को बहुत ही हल्का समझा। इस तरह ये हुआ कि अक्सर औकात लोगों ने मास्क नहीं पहना। और आजकल यही लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को अपोज कर रहे हैं, वैक्सीन के खिलाफ इन्होंने काफी मुहिम भी चलाई हुई है। तो काफी हद तक इनकी मुहिम कामयाब भी हुई है इस नजर में, क्योंकि अक्सर औकात लोग इनको सुनते हैं और फिर जो गैर तस्दीक शुदा बातें होती हैं वो लोग समझने की कोशिश करते हैं लेकिन सही तरह समझ नहीं सकते और फिर गलत ख्यालात कोरोना वायरस के बारे में अपने अंदर बना लेते हैं। और मैंने खुद भी देखा है कि कुछ हमारे यहाँ हेल्थ केयर के लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें वैक्सीन अभी नहीं लेना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ही साइंटिफिकली खराब बात है कि हम वैक्सीन मत लें। इस सूरत हाल में जो पूरी दुनिया गुजरी है, ये कोई ऐसी अनोखी सूरत हाल पैदा हो चुकी है वायरस की वजह से। तो हमें वैक्सीन लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल मामला नहीं है। कोई भी वैक्सीन आपको मिल रहा है वो आप जरूर लीजिए। अक्सर सारे वैक्सीन के पीछे तहकीक की गई है और ये सेफ हैं और इनमें इससे फायदा भी मिल रहा है। तो पॉलिटिक्स से हट के इसको सोचें और ये वैक्सीन अगर आपको मिल रहा है तो आप वैक्सीन जरूर लीजिए। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आपके इल्म में होगा पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन लॉन्च हो गई है जिसके अंदर सिनोफार्म और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। तो अमेरिका में कौन कौन सी कंपनीज की वैक्सीन है, जैसे फाइजर है? और क्या तमाम अमेरिका में इन चारों कंपनी की वैक्सीनेशन हो रही है या किसी एक की चल रही है? बिल्कुल आपने ये अच्छा सवाल किया है क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन हैं और जितने ज्यादा वैक्सीन हो उतना बेहतर है, क्योंकि फिर ही हमें पता चलेगा कि भाई हम किस किस इंसान को कौन सा वैक्सीन देना चाहिए। आगे जाके ये तहकीक इसमें की जाएगी। अमेरिका में जो नुमाया वैक्सीन अभी दस्तयाब है वो है फाइजर और दूसरा है मॉडर्ना। तो फाइजर पहले आया था, उसके बाद फिर मॉडर्ना आया है। दोनों आरएनए वैक्सीन है। इसके बारे में हम अगर जरूरत हो तो हम बाद में बात करेंगे कि वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म के कैसे होते हैं। अब जो अमेरिका में वैक्सीन आ रहा है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू है वो कंपनी, उसकी तरफ से ये वैक्सीन
अब ये इसकी ऑथराइजेशन अभी अप्रूव होनी है। और फिर एक और है, एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है। तो ये चंद 4-5 वैक्सीन हैं जो अमेरिका में हैं। बाकी रशिया के अंदर स्पुतनिक का वैक्सीन है, चाइना से साइनोफार्म वैक्सीन है जो पाकिस्तान में 500,000 डोसेज जो पाकिस्तान में पहुंच गए हैं और डॉक्टर हजरात को लगना शुरू हो गए हैं। और जो लेटेस्ट खबर है तकरीबन 15-20 हजार तक हजरात को वैक्सीन लग चुका है। तो अमेरिका में लग रहे हैं फाइजर और मॉडर्ना और अब जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और खींचूं तो पाकिस्तान में मुझे जो इल्म है, पाकिस्तान में भी एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन भी पाकिस्तान में आएगा और स्पुतनिक का भी आई थिंक गवर्नमेंट ने कोई ना कोई डील की हुई है कि पाकिस्तान में स्पुतनिक जो रशिया का वैक्सीन है वो पाकिस्तान में भी आएगा। जी, आप बिल्कुल बाखबर हैं इस मामले में, रहते तो आप अमेरिका में, लगता खबरें सारी पाकिस्तान पे भी नजर रखते हैं पूरी पूरी। दिल जान तो पाकिस्तान के साथ ही है जनाब। हाँ जी, आपका दिल बहुत धड़कता है पाकिस्तान के लिए, इसका मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। वैसे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ गई है और अभी साइनोफार्म की भी चल रही है। अच्छा, क्या अमेरिका में साइनोफार्म की वैक्सीन उन्होंने अलाउ की है चाइना की इस वक्त? अभी लगता नहीं कि अमेरिका को जरूरत है साइनोफार्म की। और दूसरी जो वैक्सीन है जो अमेरिका में अभी मौजूद हैं, जैसे मैंने बात की कि अमेरिका में तकरीबन 30 से ज़्यादा मिलियन लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुका है और अमेरिका में 1.5 मिलियन वैक्सीन डेली लोगों को लग रहे हैं। तो टारगेट उन्होंने किया था कि 1 मिलियन वैक्सीन इंसानों को लगाएंगे, लेकिन 1.5 मिलियन वैक्सीन अभी लग रहा है। तो दूसरे जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि अमेरिका में ये होता है कि अप्रूवल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ, और तहकीक को मद्देनजर रख के हर चीज की जाती है, तो एक प्रोसेस होता है। तो अभी लगता नहीं है कि इनको साइनोफार्म का वैक्सीन की इनको जरूरत अभी है, अभी लगता नहीं है। कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि बड़ी उम्र के लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं इससे बनिस्बत नौजवानों के। और इस वक्त पाकिस्तान में भी सेकंड वेव से जो बेशतर केसेस हैं वो बड़ी उम्र के लोगों में हैं, लेकिन यंगस्टर्स भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में क्या सिचुएशन है, क्या यंग पॉपुलेशन भी इससे इफेक्टेड हो रही है? जो मैंने अस्पताल में देखा है और जो मैं अस्पताल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ जो अस्पताल में मरीज आते हैं वो ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग आते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं जिनको शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी वगैरह है और मोटापा उनमें पाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए थोड़ा सा खराब है। और दूसरे लोग जिनकी सेहत बेस लाइन पे, यानी कि नॉर्मली उनकी सेहत इतनी बेहतर नहीं है, वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो इन लोगों पे कोरोना वायरस ज्यादा इनको मुतासिर करता है। तो यंग लोग हमारे यहाँ अस्पताल में, यानी कि जो सिक, जो इतने बीमार हो गए हैं कि उनको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत है, जहां मैं काम करता हूँ, यंग लोग बहुत ही कम आए हैं। एक दो पिछले चंद महीनों में हैं कि जो 20 और 30 साल की उम्र के हैं और अस्पताल में आए हैं। बाकी सारे उनकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हुई है, 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, और उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये ज्यादा मुतासर करता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि एक और खबर थी जिसके बारे में मुसलसल बाहर यूरोप से, खासकर यूके से जो मैं खबरें डेली मेल में पढ़ रहा था, कि विटामिन डी से भी लोग जिनके अंदर कमी पाई जाती है, डेफिशिएंट होते हैं, वो लोग भी बहुत मुतासर हैं इस चीज से। क्या ये बात दुरुस्त है? ये आपने बात बहुत ही अहम की है और इसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात भी अक्सर इसको सोची जाती है। अच्छा। लेकिन मेरे नज़दीक विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। और मैं जो भी मरीज अस्पताल में आता है, मैं खुद उसका विटामिन डी लेवल जरूर चेक करता हूँ। और मैंने जिस भी मरीज की विटामिन डी चेक की है जो कोरोना वायरस का मरीज है और उसको कोरोना वायरस बुरी तरह लगा है, उसका विटामिन डी कम ही है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि पॉपुलेशन लेवल के अंदर क्या पूरी पॉपुलेशन का ही विटामिन डी कम है, क्योंकि आज सर्दियां भी हैं, लोग अंदर भी रहते हैं, सूरज की रोशनी उनको नहीं लगती, तो हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन और पूरी कौम की विटामिन डी कम हो। लेकिन जब भी मैंने चेक किया है तो लोगों की विटामिन डी की लेवल कम है। और मैं आजकल तो ऐसा हो गया कि मैं विटामिन डी के टेस्ट से पहले ही लोगों में शुरू कर देता हूँ। इसके जो वायरस है इसमें कोई वेरिएशन भी है इसके अंदर? जी, वेरिएशन जो आप बात कर रहे हैं इसको कहते हैं कि म्यूटेशंस वायरस में आ रही है। और वायरस में म्यूटेशन कैसे आती है? यानी कि वायरस लाखों की तादाद में, अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में रेप्लिकेट होता है। तो ये आरएनए वायरस है। आरएनए का मतलब ये है कि ये सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल के मोटे मोटे हिस्से होते हैं, जो ब्रेन होता है, सेल का ब्रेन होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज होती है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो वायरस जो रेप्लिकेट हो रहा होता है, जो ये बन रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये आरएनए वायरस होता है। तो अगर इसको मैं आसान लफ्जों में कहूं, जब ये रेप्लिकेशन होती है, जैसे फैक्ट्री में अगर आप देखें, फैक्ट्री होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हजारों में से एक ऐसा आइटम होता है जो सही तरह नहीं बनता फैक्ट्री में, कुछ ना कुछ मसला उसमें हो जाता है। तो
इसी तरह असेंबली लाइन जो सेल के अंदर होती है, उसकी एक फैक्ट्री बन रही होती है, उनमें हजारों में लाखों में एक वायरस ऐसा होता है जिसमें पुर्जा थोड़ा सा अजीब हो जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हमें जरूरी है, किस टाइप के प्रिकॉशंस लेनी होंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे भी दोनों वैक्सीन लग चुके हैं। मुझे फाइजर का वैक्सीन लगा था पहली डोज, और फिर 21 दिन बाद दूसरी डोज लगी थी। लेकिन आजकल जब अभी कोरोना वायरस की हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन हर एक को नहीं लगी हुई, और दूसरी बात कि वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं, तो आजकल हमें फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को हमें जारी रखना चाहिए। मेरे नज़र में अभी अगर आपको वैक्सीन लग जाएगा, आप इसको ये मत समझें कि आप ठीक हो गए हैं, आपको वायरस नहीं लग सकता। आपको वायरस लग सकता है, लेकिन आपकी जो इसमें आपकी तबीयत खराब है वो ज्यादा खराब नहीं होगी। ये वैक्सीन का फायदा है, लेकिन आपको इन्फेक्शन जरूर लग सकती है और आप किसी और को मुंतकिल कर सकते हैं जिसको वायरस लगेगा, और फिर वो ज्यादा बीमार हो सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी 2 बार वैक्सीनेशन के 2 सेशंस आई थिंक हो चुके हैं, राइट? तो आपकी क्या फीलिंग है, मकसद कोई साइड इफेक्ट्स, कोई बुखार हुआ? पहले वैक्सीन के साथ मुझे कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ जैसे अगर हम्म। आपको फ्लू का शॉट लगे या टेटनस का शॉट इंसान को लगता है तो एरिया में सूजन हो जाती है, तो ये पहले शॉट के साथ मुझे सिर्फ सूजन हुई थी। दूसरी शॉट जब मुझे लगी थी उसमें मुझे काफी महसूस हुआ था। बुखार तो नहीं हुआ था, कुछ लोगों को हल्का सा बुखार भी हुआ था, लेकिन वो कम लोग थे। मुझे जो हुआ था वो बिल्कुल थकन, मसल्स में दर्द, थकन मुझे बहुत महसूस हुई थी। लेकिन ये सब कुछ तकरीबन 24 घंटे के अंदर खत्म हो गई थी। ये जो वैक्सीनेशन है कितने शॉट्स पे ये कंप्लीट होती है, कितने सेशंस होते हैं इसके? मुख्तलिफ वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर जो अमेरिका में वैक्सीन है, जिसे हमने पहले बात की थी, ये इनको 2 शॉट्स लगते हैं टू बी 95% इफेक्टिव। जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है उसमें एक ही शॉट जरूरत होती है, और एक ही शॉट के साथ तकरीबन वो 80-90% वो इफेक्टिव हो जाता है। तो हर वैक्सीन में थोड़ा मुख्तलिफ है। ऑलराइट। अच्छा, क्या प्रिकॉशंस इसके अलावा और कोई खास प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी इस वैक्सीनेशन में? अनेक प्रिकॉशंस ऐसा नहीं, ये जो देखा जाता है जो रेगुलर हर किस्म के वैक्सीन के साथ होती है, कि आपको पिछले 2 हफ्तों में कोई बीमारी तो नहीं है, या आपको अभी कोई बुखार नहीं है, अभी तो आपको कोई मसला नहीं पेश आ रहा। क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो फिर आपके कुव्वत मुदाफियत पैदा नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी पैदा नहीं होती अगर आपको वैक्सीन उसी वक्त लगे। फिर एक और चीज़ कही जाती है कि किसी और किस्म का आपको वैक्सीन पिछले 2 हफ्ते में लगा है, तो कोशिश की जाती है कि आपको ओके। ये वैक्सीन 2 हफ्तों के अंदर आपको नहीं लगाया जाए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और न्यूज आती रहती हैं। एक अगला सवाल है कि इस वक्त खबर आई है कि यूके, डेनमार्क और स्वीडन के अंदर कोरोना हेल्थ पास वगैरह का इजरा कर दिया गया है कि अगर आपके पास कोरोना वैक्सीनेटेड पास होगा तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और बहुत सारे एक्सेस आपको मिलेंगे। ऐसी कोई न्यूज अमेरिका में? वैसे अमेरिका में हेल्थ पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका एक कहा जाता है कि आजाद मुल्क है और लोग अपने आप को आजाद समझते हैं। तो लोग अपने आप को इस किस्म के पास और अलाउंस और इस किस्म के आइडेंटिटी कार्ड से मुंसलिक नहीं करना चाहते कि उनकी किसी भी किस्म की शनाख्त हो। तो अमेरिका में ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा अमेरिका में ऐसा करना। मैं आपकी इस बात से यूं मुत्तफिक नहीं हूं कि आप सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में तो हर डाटा आपके साथ तो कनेक्टेड होता है, फिर जो लॉ पास हो जाता है आप लोग तो उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि आप कोरोना वैक्सीनेशन का अपडेशन नहीं जाएगी आपके सोशल सिक्योरिटी के साथ? चले, सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही अलग टॉपिक है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी जो आपने बात की है वो बात सही है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी जो हमारा नंबर होता है वो एक बहुत ही छुपा हुआ नंबर होता है कि हम किसी और को कभी मत दें। हाँ, गवर्नमेंट को, बैंक्स को देने की जरूरत पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन एयरलाइंस को देना या किसी एयरलाइन के किसी बंदे को देना जिसको पता हो, ये बहुत ही मुश्किल काम। एक्चुअली हुआ ही है पाकिस्तान में, जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, मेरे भी कुछ डॉक्टर दोस्त हैं जिनके पास नादरा की तरफ से एसएमएस रिसीव हुआ है कि आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के तौर पे अब आपका वैक्सीनेशन अब आपने करवानी है। देखें, आपको याद होगा पाकिस्तान में पहले जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो है ही नहीं हमारी, अव्वल तो अपनी कोशिश कर रहे हैं दोबारा। पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में नादरा का सिस्टम आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का सिस्टम आया, अब वो FATF के मसाइल चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को डॉक्यूमेंटेड करने की बहुत कोशिश की गई है और वो हो भी रहा है, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों की राय ये है कि आने वाले टाइम में ये जो आपकी कोरोना वैक्सीनेशन होगी, ये भी आपके नादरा के साथ इंटरलिंक कर देंगे। जब आपका स्मार्ट कार्ड होगा, कहीं भी स्कैन होगा, आप ट्रैवलिंग करते हैं इंटरनेशनल, और आप जब भी एम्बेसीज के लिए, वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं भी जाना है, तो आपसे पहला सवाल होगा आर यू वैक्सीनेटेड और नॉट, जिसका एविडेंस आपका ये नादरा का सारा डाटा होगा। तो अमेरिका में भी इस तरह की कोई चीज होगी जो इंटरलिंक कर दी जाएगी? ये सवाल है असल मेरा। ये जो आपने बात की है कि इंटरलिंक करना, जो आपस की बात है, मुझे इसमें मसला नहीं है।
अमेरिका में जो सबसे बड़ा लोगों का मसला होता है, वो कहते हैं कि अगर मेरे फ्रीडम्स पे अगर आप थोड़ी सी भी दखल अंदाजी करेंगे, आज आप छोटी दखल अंदाजी कर रहे हैं, फिर आगे जाके आप बड़ी दखल अंदाजी करेंगे और फिर मुझे हर चीज, मेरे बारे में आपको हर चीज पता हो जाएगी और आप मुझे कंट्रोल कर सकेंगे। कहा जाता है कि चाइना में हर बंदे का, गवर्नमेंट को पता होता है कि उसकी फेशियल रिकॉग्निशन हो रही है, उसका आईडी कार्ड है, हो सकता है कि बंदे के अंदर चिप भी इंजेक्ट किया जाए या इम्प्लांट किया जाए। जी, तो अमेरिका में ऐसा ये ही है। होना मुश्किल मुश्किल है। और अच्छा चाइना में अच्छा। जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट है। अमेरिका में ये ऐसा ही होना है। मुश्किल है। लेकिन मैं किस हद तक, क्योंकि ये पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, तो मैं इसके थोड़ा सा हमायत में हूँ कि ये किसी लेवल पे होना चाहिए। अमेरिका में लोग इसलिए डरते हैं, वो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा ही करेंगे तो आगे जाके, कल जाके ये और करेंगे, घर में घुस आएंगे और मेरी हर चीज कंट्रोल करेंगे। अमेरिका में ये लोगों के जहन में बात है। लेकिन पाकिस्तान के, और अगर आप ट्रैवल की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इसकी हमायत में हूं कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वैक्सीन की कोई ना कोई रिपोर्ट और रिजल्ट आपके पास होनी चाहिए। आजकल के दौर के अंदर कि इतना बड़ा मसला है, इसको हमने सप्रेस करना है, तो इसके लिए हम एक्सेप्शन बना सकते हैं कि हमारे कार्ड के साथ, हमारे नादरा के कार्ड के साथ इसको मुंसलिक किया जाए। मैं इसके हमायत में हूँ। अमेरिका में अभी नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक अगला सवाल ये है कि जो जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गई, ऑब्वियसली जो बड़ी एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो अपने साथ बहुत सारी दवाइयों का उनके मसाइल होते हैं और भी मेडिसिन वो ले रहे होते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर की होती है, कोलेस्ट्रॉल की होती है, लोग डायबिटीज की मेडिसिन भी ले रहे होते हैं रेगुलर। तो पहला सवाल ये, क्या वैक्सीनेशन के बाद ये दवाइयां कंटिन्यू की जा सकती हैं? और इसके अलावा जो पैरास्टामोल और पैनाडोल वगैरह बहुत कॉमन यूज की जाती है यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, जो अगर आपकी मामूल की दवाइयां हैं उनमें वो आप लीजिए। कुछ फर्क पड़ सकता है अगर आप कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन पे हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टीरॉयड पे हैं या एजाथाइप्रिन पे हैं, यानी कि जो आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज है उसके लिए लोग दवाइयां लेते हैं, वो इम्यून को सप्रेस कर देती है। तो उस सूरत में हो सकता है कि वैक्सीन का इतना अच्छा रिस्पॉन्स डेवलप नहीं हो। लेकिन इसके पीछे भी कोई ठोस तहकीक नहीं है। लेकिन कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ले रहे हैं तो शायद वैक्सीन का इतना ज्यादा फायदा नहीं हो। लेकिन इसके पीछे भी कोई तहकीक नहीं है। लेकिन अगर आप पैरासीटामोल, इस किस्म की चीजों के बारे में बात करें, तो कोशिश कीजिए कि वैक्सीन के दिन से पहले आप पैरासीटामोल वगैरह मत लें। कुछ तहकीक इसके पीछे ऐसी है कि अगर आप पैरासीटामोल वगैरह या ब्रूफेन वगैरह आप वैक्सीन के दिन से पहले लें या उसी दिन लें, तो हो सकता है कि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स इतनी डेवलप नहीं हो। लेकिन अगर आप वैक्सीन लग गया है और आपके में जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, सर में दर्द वगैरह हो गया है, बुखार हो गया है, अभी जो कहा जा रहा है वो ये है कि आप फिर पैरासीटामोल वगैरह ले लें। क्योंकि अगर आपकी इतनी तबीयत खराब है तो आप लेने, इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और वैक्सीन कुव्वत मुदाफियत और इम्यूनिटी बना ही लेगा। अगर आपको सिम्टम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं, तो आप ले लें पैरासीटामोल और ब्रूफेन वगैरह आप ले लें, कोई मसले की बात नहीं है। डॉक्टर उमर साहब, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे पाकिस्तान में मौजूद व्यूवर्स के लिए इतनी अहम इंफॉर्मेटिव बातें हमसे डिस्कस करी। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, अब वो शायद वैक्सीनेशन लगाने के फेवर में आ गए होंगे, क्योंकि वाकई में ये एक मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है। तो नाजरीन, हम लोग की आपसे गुजारिश है कि प्लीज डोंट इग्नोर दिस मैटर, टेक इट वेरी सीरियसली, इट्स अ मैटर ऑफ योर हेल्थ। और हम सब का मुस्तकबिल भी यही है कि हमें अपने आप को, अपने घर वालों को, सबको महफूज रखना है। प्लीज फॉलो कोरोना एसओपीज। और वैक्सीनेशन का जब आपका नंबर आए तो ये जरूर करवाइए, एंड डोंट बिलीव कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जाहिर बात है, जितने मुंह उतनी बातें जरूर होती हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी अपनी जगह बरकरार है। तो हम उम्मीद करते हैं मजीद हमारे चैनल को देखते रहेंगे। और अगर आपको डॉक्टर उमर से कुछ मजीद सवाल करने हैं तो हमारी इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह अगली बार जब हमारी इनसे मुलाकात होगी तो आपके सवाल को भी हम उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।